Hello everyone, welcome to the second part of methods of payment. इस लेक्चर में we will discuss about जो पेंडिंग मेथड्स ऑफ पेमेंट आपके रह गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके पहले जो हमने बाकी मीन्स किए थे लाइक बैंकर एक्सेप्टेंस, काउंटर ट्रेड, उसके बारे में भी we will discuss a little bit. In the last class we have done about मीडियम टर्म पेमेंट्स एंड काउंटर ट्रेड एंड उसके अलावा वी डिड बैंकर एक्सेप्टेंस एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग. आई होप कितना आपको क्लियर हो चुका होगा. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स डिस्कस सम अदर मेथड्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड. To succeed in today's global market and win sales against international trade presents a spectrum of risk which causes uncertainty over timing of payments between the exporter and the importer. कह रहे हैं कि आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो देयर इज़ अ डाइवर्सिफाइड ट्रेड. ठीक है, ट्रेड किसी एक कंट्री में सिर्फ नहीं हो रहा है, ट्रेड अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर स्प्रेड अक्रॉस है. द ट्रेड इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी नेशनल या फिर ट्रांसनेशनल ट्रेड. सो यहाँ पे क्या है कि अगर ट्रेड हो रहा है, इन दैट केस देयर इज़ ऑल्सो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट. डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट मतलब कि अगर इम्पोर्टर सामान खरीदने के बाद पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है, पेमेंट करने में फेल हो जाता है. सो इन दैट केस कौन से मेथड्स ऑफ पेमेंट हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एक्सपोर्टर अगेंस्ट एनी लॉसेस. फॉर एक्सपोर्टर्स एनी सेल इज़ अ गिफ्ट अंटिल द पेमेंट इज़ रिसीव्ड. कहना है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है तो जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाती है अपने सामान की, तब तक वो इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ गिफ्ट. हमने किसी को गिफ्ट दिया है और गिफ्ट में क्या होता है, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न. हम रिटर्न में पैसे नहीं एक्सेप्ट करते, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको मिलेगा. सो इट इज़ जस्ट लाइक अ एक्ट ऑफ गिफ्ट. एक्सपोर्टर्स वांट टू रिसीव पेमेंट एज सून एज पॉसिबल, preferably as soon as an order is placed before the goods are sent to the importer. सो एक्सपोर्टर की बात करें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचेगा कि जब तक अगर वो वेट करेगा बैठ के कि हाँ सामान जो है इम्पोर्टर तक पहुंच जाए या फिर इम्पोर्टर की कंट्री में सामान लोग खरीद लें, उसके बाद से हमको पेमेंट मिले, सो दैट विल बी अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वहाँ पे क्या होगा कि एक्सपोर्टर कैन नॉट वेट अप टू दैट लिमिट ऑफ टाइम. सो इससे बचने के लिए एक्सपोर्टर क्या सोचता है कि ही शुड गेट द पेमेंट इमीडिएटली. ही मस्ट गेट द पेमेंट इमीडिएटली टू कवर द फ्यूचर लॉसेस, ताकि जितना हो सके लॉस कम हो. फॉर इम्पोर्टर्स एनी पेमेंट इज़ अ डोनेशन अंटिल द गुड्स इज रिसीव्ड. और अगर इसी को आप इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सो इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ डोनेशन. आपने किसी को पैसा डोनेट कर दिया है और अभी तक आपको कुछ उसका, और डोनेशन में क्या होता है, डोनेशन इज़ जस्ट फॉर द चैरिटी पर्पज़. चैरिटी के लिए आपने डोनेशन दे दिया है बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ठीक है. सो फॉर द एक्सपोर्टर इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ गिफ्ट. आपने गुड्स तो पहुंचा दिए हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिला है. एंड फॉर द इम्पोर्टर इट जस्ट एक्ट लाइक अ डोनेशन. आपने पैसे दे दिए हैं, पेमेंट कर दिया है, लेकिन सामान आपको नहीं मिला अभी तक. ठीक है. सो टू प्रोटेक्ट द बोथ द पार्टीज, टू द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, मेथड्स ऑफ पेमेंट कुछ बताए गए हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि रिस्क ऑफ, जो रिस्क होगा वो मूव करेगा फ्रॉम एक्सपोर्टर टूवर्ड्स इम्पोर्टर, और कौन सा सबसे सेफेस्ट मेथड है फॉर बोथ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देयरफॉर इम्पोर्टर्स वांट्स टू रिसीव गुड्स एज सून एज पॉसिबल बट डिले इन द पेमेंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, प्रेफरेबली until the goods are resold to generate enough income to pay to the exporter. इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टर गुड्स तो पहले रिसीव कर लेते हैं, लेकिन बट दे जस्ट डिले द अमाउंट टू बी पेड. जो एक्सपोर्टर को जो पैसा पे करना है वो उसमें वो डिले करते हैं, और या तो कुछ केसेस में वेट करते हैं कि जब तक आपका गुड्स से सोल्ड नहीं हो जाता है इनटू द इम्पोर्टर कंट्री, तब तक एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं दी जाती है. इन दैट केस एक्सपोर्टर को काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है फॉर द फाइनल पेमेंट. ओके, सो मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस द
मेथड्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला है आपका कैश इन एडवांस या प्री पेमेंट। With the cash in advance payment terms, the exporter can avoid risk because the payment is received before the ownership of the goods is transferred. नाम में क्या है, कैश इन एडवांस या फिर प्री पेमेंट, मतलब सामान अभी तक डिस्पैच भी नहीं हुआ है और पेमेंट जो है एक्सपोर्टर तक पहुंच चुकी है फ्रॉम द इम्पोर्टर। एडवांस पेमेंट यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। सामान जस्ट डिस्पैच भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि सामान अभी तक एक्सपोर्टर के पास से डिस्पैच भी नहीं हुआ है, बट यू हैव रिसीव्ड द पेमेंट इन एडवांस। ये किस में हेल्पफुल है, जो भी आपका क्रेडिट रिस्क होता है, मतलब क्रेडिट रिस्क इन द केस अगर एक्सपोर्टर ने सामान भेज दिया है इम्पोर्टर को और अभी तक इम्पोर्टर को पेमेंट नहीं मिली है, इन दैट केस जो रिस्क अराइज होगा नॉन पेमेंट का, दैट विल बी क्रेडिट रिस्क। क्यों? क्योंकि आपने सामान जो है वो क्रेडिट पे भेज दिया है इम्पोर्टर को, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। सो क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए कैश इन एडवांस जो है सेफेस्ट मेथड है कि आपको पेमेंट पहले ही मिल चुकी है और उसके बाद आपने गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं टू द इम्पोर्टर। वायर ट्रांसफर्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैश इन एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स। वायर ट्रांसफर्स की बात करें तो इट इज़ जस्ट लाइक ऑनलाइन ट्रांसफ़र अमाउंट। जैसे आपने सुना होगा स्विफ्ट जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इट इज़ ऑन इंटरनेशनल बेसिस। एंड क्रेडिट कार्ड्स सबको पता होंगे, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स है आज के टाइम पे विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री या फिर इंटरनेशनली बात करें तो। सो ये दो तरीके जो होते हैं दैट आर मेनली यूज फॉर पेइंग द कैश इन एडवांस to the exporters from importers. However, requiring payment in advance is the least attractive option for the buyer. जाहिर सी बात है जो आपका बायर है, जो इम्पोर्टर है, वो इसको पूरी तरीके से अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क जो होगा बायर का इसी पेमेंट के अंदर में आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे सेफ मेथड अगर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे कैश इन एडवांस मेथड है, लेकिन अगर इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो सबसे रिस्कीएस्ट, इट इज़ अ मोस्ट रिस्की मेथड फ्रॉम द इम्पोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि अभी तक गुड्स भी नहीं पहुंचे हैं लेकिन पेमेंट उसके यहाँ से पूरी जा चुकी है टू द एक्सपोर्टर। फॉरेन बायर्स आर ऑल्सो कंसर्न्ड दैट द गुड्स मे नॉट बी सेंट इफ पेमेंट इज मेड इन एडवांस। जो फॉरेन बायर्स हैं, आई मीन जो इम्पोर्टर्स हैं बेसिकली, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हम पेमेंट पहले ही कर दें और हमको गुड्स बाद में मिले। दस एक्सपोर्टर्स हु इंसिस्ट ऑन दिस पेमेंट मेथड एज देयर सोल मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस मे लूज टू द कॉम्पिटिटर्स हु ऑफर मोर अट्रैक्टिव पेमेंट टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि वो एक्सपोर्टर्स जो कि पेमेंट इन एडवांस पे डिपेंड करते हैं, हो सकता है कि बाकी अपने कॉम्पिटिटर एक्सपोर्टर से वो पीछे हो जाएं, लैग हो जाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाकी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इससे बेटर ऑप्शंस दे रहे हैं टू द इम्पोर्टर फॉर द पेमेंट। ठीक है, हो सकता है कि वो लोग पेमेंट बाद में ले रहे हों या फिर आफ्टर द डिस्पैच ऑफ गुड्स पेमेंट ले रहे हैं या पेमेंट के दौरान कुछ डिस्काउंट परसेंटेज दे रहे हैं। सो इस केस में क्या है कि जो एक्सपोर्टर्स पहले ही पेमेंट ले रहे हैं कहीं ना कहीं दे माइट सफ़र द कॉम्पिटिटर्स पोजिशंस। नेक्स्ट विल बी योर लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट मैंने पहले ही बताया था व्हाट इट इज़। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म ऑफ कलेक्शन होता है जो कि इम्पोर्टर अपने बैंक से कहता है ओपन करने के लिए इन हिज फेवर, और पेमेंट जो होगी फ्लो होगी फ्रॉम इम्पोर्टर्स बैंक टू द एक्सपोर्टर्स बैंक, और फिर एक्सपोर्टर्स बैंक से वो पेमेंट पहुंच जाएगी किसके पास? टू द एक्सपोर्टर। फिर जब सामान बेचने के बाद, सामान की सेलिंग के बाद जो पैसा मिलेगा टू द इम्पोर्टर, वो फिर वो जाके अपने बैंक में जमा कर देगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या लिखा है। लेटर्स ऑफ क्रेडिट एज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू द इंटरनेशनल ट्रेडर्स। An LC is a commitment by the bank on the behalf of buyer that payment will be made to the exporter provided that the terms and conditions stated in
LC have been met as verified through the presentation of all required documents। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बायर का बैंक होगा, इंपोर्टर का बैंक होगा, वो इंपोर्टर के फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट ओपन करेगा और पेमेंट दे देगा किसको, एक्सपोर्टर्स बैंक को, ठीक। लेकिन ये लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट तभी ओपन किया जाएगा जब सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी कंडीशंस प्रॉपरली फुलफिल्ड होंगी। देन द बायर पेज हिज और हर बैंक टू रेंडर दिस सर्विस। जो भी यहाँ पे चार्जेस पे किए जाएंगे फॉर ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी नॉर्मल कस्टमर भी जाता है बैंक में, सो फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ड्राफ्ट बैंक उससे कुछ अमाउंट जो है चार्ज करता है एज अ कमीशन। सो लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट ओपन करने के लिए भी बैंक विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ सर्विस फीस from the importer, and letter of credit is, यहाँ पे and नहीं होगा, it should be a letter of credit is useful when reliable credit information about a buyer is difficult to obtain, but the exporter is satisfied with the credit worthiness of the buyer foreign bank। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, लेटर ऑफ क्रेडिट कोई भी नया बायर ओपन नहीं करा सकता। लेटर ऑफ क्रेडिट तभी ओपन अप होगा अगर बायर की ब्रांड इमेज या फिर बायर की जो है क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। क्योंकि आपको पता है कि बैंक जो होगा पेमेंट बाद में इंपोर्टर से लेगा ही, ठीक, व्हेन द गुड्स आर बीइंग सोल्ड इन द इंपोर्टर्स कंट्री। तो जो पेमेंट मिलेगी, ठीक है, और अगर नया बायर है सो नए बायर के लिए फैसिलिटी जहाँ तक अवेलेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका पहले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है और हमको नहीं पता है कि उसकी गुडविल कितनी है, मतलब पेमेंट वो कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अगर एक्सपोर्टर को पता रहता है कि हाँ बायर इज़ एबल टू ओपन द लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर, इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर इज़ कन्फर्म्ड कि पेमेंट हमको मिल जाएगी और बायर की जो है क्रेडिट वर्दिनेस जो बायर की है वो बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर बैंक में उसकी इमेज जो है, उसकी गुडविल जो है काफ़ी बेहतर है। A letter of credit also protects the buyer because no payment obligation arises until the goods have been shipped or delivered as promised. This means that कि अगर बायर के साइड से बात करें तो ये भी एक तरीके से सेफ मेथड है, क्योंकि यहाँ पे जब तक गुड्स आपको ट्रांसफ़र नहीं किए जाते तब तक आपका जो है जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो ओपन नहीं किया जाएगा। विच मीन्स दैट जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे आप वो एक्सपोर्टर के बैंक के पास पहुँचेगा और एक्सपोर्टर फिर इन्फॉर्म करता है, एक्सपोर्टर का बैंक जो है इन्फॉर्म करता है एक्सपोर्टर को कि नाउ यू कैन डिलीवर द गुड्स। अब आप गुड्स अपने पास से भेज सकते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे आ चुके हैं पेमेंट के। सो इसका मतलब क्या है कि इम्पोर्टर भी सेफ साइड पे एक तरीके से है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद ही जो एक्सपोर्टर का बैंक होगा उसको इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद फिर गुड्स आपको डिस्पैच कर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस, ड्राफ्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। Documentary collection is a transaction whereby exporter entrusts the collection of payment to remitting bank, exporters bank, which sends the documents collecting bank to the importers bank along with the instructions for payment. Documentary collection क्या होता है? जहाँ पे एक्सपोर्टर पेमेंट बैंक से लेता है, इट इज़ जस्ट लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। क्या होता है यहाँ पे कि एक्सपोर्टर जो है डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में जमा कर देता है, सामान उसने डिस्पैच किया और जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एंट्री, इन बॉन्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, सब उठा के उसने डॉक्यूमेंट फाइल करके एक्सपोर्टर ने अपने बैंक में दे दिया। उसके बाद एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर्स के बैंक को भेज देता है, जिसमें पूरा का पूरा कंडीशंस एंड टर्म्स लिखी होती हैं रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट। फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंपोर्टर एंड रेमिटेड टू द एक्सपोर्टर थ्रू द बैंक्स इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन
in exchange of those documents. They are saying that जो भी फंड्स रिसीव्ड होंगे फ्रॉम द इम्पोर्टर वो रेमिट किए जाएंगे टू द एक्सपोर्टर, यानी रेमिट मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, बैंक से ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसके बाद से जो कलेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होगा. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन. मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के बाद ही पेमेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा. इनफ्लो किसके पास होगा? एक्सपोर्टर के पास. और आउटफ्लो कहाँ से होगा? फ्रॉम द इम्पोर्टर. सो डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के बाद ही द पेमेंट इज बीइंग transmitted, the payment is being remitted. Documentary collections involve using a draft that requires the importer to pay the amount, the face amount, either at the site or on the specified date. They are saying that जो भी documentary collections हैं in the form of draft, in the form of bill of exchange, जो भी है, ठीक, द इम्पोर्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं. या तो ही कैन पे द अमाउंट एट द साइट. साइट मतलब कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट, जहाँ पे कस्टम अथॉरिटी होती है और जहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं. या फिर कोई ऐसी स्पेसिफाइड डेट जो कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है पहले से ही. द ड्राफ्ट गिव्स instructions that specify the documents required for the transfer of title to the goods. Although banks do act as facilitators for their clients, documentary collections offer no verification process and limited recourse in the event of non-payment. ठीक, कह रहे हैं कि यहाँ पे the banks takes the whole responsibility for the payment of the goods. और यहाँ पे कोई भी restrictions नहीं होती हैं या फिर कोई भी limitations नहीं होती हैं either on the exporter or on the importer. They can freely operate by the help of their banks. Drafts are generally less expensive than letter of credit. जो drafts होते हैं, अब यहाँ पे एक comparison किया गया है कि जो draft होते हैं they are normally less expensive, मतलब कि documentary collections और अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का सेम क्राइटेरिया है, पेमेंट बैंक से ही होती है. एक्सपोर्टर के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपने बैंक प्रेजेंट करता है, फिर वो इंपोर्टर के बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट्स भेजता है. एज अ रिजल्ट पेमेंट जो होगी फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक टू द एक्सपोर्टर्स बैंक पहुंचेगा और फिर अल्टीमेटली एक्सपोर्टर तक पहुंच जाएगा. पूरा प्रोसेस वही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ड्राफ्ट में थोड़ा सा यू कैन गो ऑन द इकोनॉमिकल साइड. आपको इकोनॉमी के बेसिस पे थोड़ा सा कम खर्चा करना पड़ता है इन केस ऑफ ड्राफ्ट्स. नेक्स्ट इज योर ओपन अकाउंट. एन ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शन इज अ सेल where the goods are skipped and delivered before payment is due, which is usually in 30 to 90 days. कह रहे हैं कि ओपन अकाउंट में क्या है, ट्रांजैक्शन इट इज़ अ काइंड ऑफ जस्ट सिंपल बैंक अकाउंट जहाँ पे डिलीवरी जो होती है पहले की जाती है एंड जो पेमेंट होती है इट इज़ डन विद इन 30 to 90 days ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स. मतलब सामान अगर लेट से अप्रैल के महीने में भेजा जाएगा तो जो आपको पेमेंट मिलेगी दैट शुड बी विद इन 1 month और 3 months. दिस ऑप्शन इज़ द मोस्ट एडवांटेजियस ऑप्शन टू द इम्पोर्टर इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो एंड कॉस्ट, बट इट इज़ कॉन्सिक्वेंटली द हायर रिस्क ऑप्शन फॉर द एक्सपोर्टर. ठीक है, जाहिर सी बात है, कह रहे हैं कि गुड्स तो यहाँ पहले मिल जाएंगे इंपोर्टर को तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है, लेकिन एक्सपोर्टर के हिसाब से ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा रिस्की है. क्यों? पेमेंट क्योंकि उसको तुरंत नहीं मिल रही है यहाँ पे पेमेंट. ही विल बी गेटिंग द पेमेंट विद इन 1 month to 3 months. Because of the intense competition in export markets, the foreign buyers often press exporters for open account terms since the extension of credit by the seller to the buyer is more common abroad. Therefore, the exporters who are reluctant to extend the credit may lose a sale to their competitors. कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट में अगर आज हम एक पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट के चलते हैं तो वहाँ पे क्या है कि देयर आर नंबर ऑफ इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. तो अगर जहाँ पे इम्पोर्टर्स की पोजीशन बेटर है एक्सपोर्टर से, सो दे में आस्क टू द एक्सपोर्टर टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ओपन अकाउंट. ओपन अकाउंट के लिए उनको फोर्स कर सकते हैं जहाँ पे इम्पोर्टर जो है बेटर पोजीशन में है. रिजल्ट क्या होगा कि वो एक्सपोर्टर जो कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे
who of them are reluctant, जो मना कर देंगे पॉलिसी को अडॉप्ट करने से, they might lose their position in the market. However, the exporter can offer competitive amount open account terms while substantially mitigating the risk of non-payment by using one or more of the appropriate trade finance techniques such as export credit insurance. कह रहे हैं कि लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है कि द एक्सपोर्टर कैन गो फॉर सम टाइप ऑफ कंसेशनल पॉलिसीज़ या फिर क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी में जा सकते हैं जहाँ पे वो इस खतरे से बच सकता है. कौन सा खतरा? लूजिंग देयर पोजीशन इन द मार्केट. सो दीज वर द मेन मेथड्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड. एक छोटा सा कंपैरिजन है, जस्ट देख लो इसको. ठीक है, अगर बात करेंगे एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऊपर ये पोर्शन दिखा रखा है ऑफ ऑरेंज कलर, इट इज शोइंग द एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो ओपन अकाउंट जो है, ओपन अकाउंट इट इज द लीस्ट सिक्योर फॉर द एक्सपोर्टर. डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन इज बेटर, लेटर ऑफ क्रेडिट इज मोर बेनिफिशियल, और सबसे जो सेफेस्ट होता है, मोस्ट सिक्योर होता है एक्सपोर्टर के केस में, वो होता है कैश इन एडवांस. इसी के अपोजिट देखा जाए इंपोर्टर का जो टैब है, दैट इज द मरून कलर टैब, इट इज द इंपोर्टर्स टैब. तो लीस्ट सिक्योर कौन सा है? कैश इन एडवांस. क्यों? क्योंकि पता है पैसे पहले दे दिए हैं लेकिन सामान अभी तक पहुंचा नहीं है. सो फॉर द इंपोर्टर the cash in advance is the least secure method. Letter of credit is after that, and documentary collection and open account is the most secure for the importer. So this is the basic diagram जहाँ पे आप सेफ्टी के पर्पज से देख सकते हैं कि कौन सा मेथड एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए ज़्यादा सेफ और बेनिफिशियल है. So this was all about in the today's class. If you have any doubt, you can just ask in the comment section or WhatsApp group. Thank you.